हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और आज मैं आपको लिए लेकर आई हूँ एनआईएस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की वीडियो को आपको एंड तक देखना है और देखिएगा आपका धीरे धीरे सारा स्ट्रेस होता है आउट। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है हाई। तो इससे पहले मैं आपको बहुत सारे बीच बीच में दूंगी टिप्स एंड ट्रिक, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इससे एक आपको प्रॉफिट ये होगा, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिनका ज़ीरो है, अभी तक बुक खोल के भी नहीं देखी है, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, प्लस उन्हें समझ आ जाएगा कि उनको पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो ये देखिए टोटल मैंने आपके लिए निकाले हैं 25 क्वेश्चंस, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए सभी के सभी। तो आपको अच्छे से 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन करूंगी, और कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुकी हूं तो उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बल्कि थोड़ा सा आपको मैं समझा दूंगी। अगर पेपर में आपसे पूछ जाए आपको उसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। तो सबसे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे टाइम रहते। कहीं ऐसा ना हो पेपर दे के आने के बाद आपको पता चले ओ माई गॉड, क्वेश्चन तो सारे यहीं से आए थे, मैंने मिस कर दिया। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा। अगर मैं कुछ चीज़ आपको ऐसी बताऊं, आपको नोट करने की जरूरत पड़े, तो वो आप मिस मत करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मेरी वीडियो से पूछे जा रहे हैं, और आई विश कि आगे भी आपसे उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस प्रलेख को संविधान कहा जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसे अडॉप्ट किया जाता है असेंबली के द्वारा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी इंडिया की, उसने 26 नवंबर 1949 को क्या कहता है इसको, मतलब संविधान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है ना, एंड बिकेम इफेक्टिव। और ये प्रभाव में कब आई थी, 26 जनवरी 1950 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्लेस हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, किस एक्ट के द्वारा, 1935। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको बताना है। इसी को ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया था। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कब अडॉप्ट किया गया था और कब वो इफेक्टिव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। तो स्टेट का जो गवर्नर होता है उसकी पावर्स आपको बतानी है। तो देखो, जो यहाँ पे स्टेट के गवर्नर्स की पावर होती है वही आपके, अगर मैं बोलूँ राज्यपाल की जो है वही राष्ट्रपति की भी शक्तियाँ होती है, प्रेसिडेंट की भी सेम होती है। अगर कभी प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया तो ज़्यादा कुछ नहीं, हेर फेर करके यही आंसर आप वहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा चेंजेस आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसमें पावर जो होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, आपको पता ही है। जो गवर्नर होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, अगर देखा जाए। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो नेशन, मतलब आपके राष्ट्र का होता है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है ना, तो देश का होता है, मतलब पूरे। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट का, वो इसी के नाम पे चलाया जाता है। वो अपॉइंट करता है स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को, बहुत सारी पावर्स होती हैं, अपॉइंट मेंबर टू द टॉप पोजीशन ऑफ द इन द स्टेट, ये सब काम वो करता है। फिर आती है लेजिस्लेटिव पावर, जिसे विधायी शक्ति हम कहते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, मैंने देखो पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स यहाँ पे लिखा है, आप एक बार पढ़ोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स में वो क्या कर सकता है, दे कैन समन एंड प्रोलॉग द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब वो है विधानसभा के सत्रों को बुला सकता है, उन्हें एक्सटेंड कर सकता है, स्थगित कर सकता है अगर उसे ज़रूरत नहीं लगती है तो। ठीक है, साथ ही साथ वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, मतलब हर इलेक्शन के बाद वो सत्र बुला सकता है आफ्टर द जनरल इलेक्शन में ना। बिल्स, और कोई भी बिल्स कैन नॉट बिकम लॉ, कोई भी जो कानून है वो इसके साइन के बिना अप्रूव नहीं होगा। फाइनेंशियल पावर आपको पता ही है, जहाँ पे फाइनेंशियल बजट से रिलेटेड आपकी पावर आ जाती है, तो वो भी इसके नाम पे प्रेजेंट किया जाता है। कोई भी मनी बिल होता है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, वो इसकी परमिशन के बिना, इसके अप्रूवल के बिना पास नहीं माना जाता। जुडिशली पावर की बात करें तो जो ये क्या करता है, बहुत सारे मतलब अपॉइंट्स करता है, गवर्नर्स को अपॉइंट्स करता है, प्रमोट्स किया जाता है, ट्रांसफ़र कर सकता है जजों का, इंक्लूडिंग जुडिशली मजिस्ट्रेट तक का ये कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसकी नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर। ये विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, मतलब इसमें बोलने का मतलब ये है, जो गवर्नर होता है उसमें ये भी पावर उसके हाथ में होती है कि वो बिना मंत्री के, मतलब बिना किसी मिनिस्ट्रियल काउंसिल के हेल्प के भी अपने डिसीजन पे काम कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ शक्तियाँ हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट एनी 2 ग्राउंड्स ऑन विच अ हाई कोर्ट जज मे बी रिमूव्ड बिफोर ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 62। मतलब 62 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश उसको कैसे हटा सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, महाभियोग लगा के ही उसे हटाया जा सकता है। तो जो जज होता है उसको, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, उनकी प्रक्रिया सेम है। तो उस न्यायालय के जो जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा उसे हटाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या तो उसने कोई मिसबिहेवियर मतलब दिखाया है या अक्षमता कोई दिखाई गई है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। ठीक है ना। तो सच एन एड्रेस शुड बी सपोर्टेड बाय अ मेजोरिटी, लेकिन हाँ मेजोरिटी होनी बहुत ज़रूरत है। कितनी मेजोरिटी चाहिए आपको? टोटल मेंबरशिप, मतलब जो हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके 2/3 वोट्स कम से कम चाहिए ही चाहिए अगर आपको किसी जज को हटाना है। तो कोई भी जज हो, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट में ऑल्सो बी रिमूव्ड लाइक अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं बता चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट का पूछे, हाई कोर्ट का पूछे, सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। हाउसेज जो हैं उसके मेंबर्स जो हैं उनका 2/3 मतलब उसका वोट चाहिए, वो वोटिंग करने चाहिए। और हटाने के कारण हो सकते हैं या तो उसके ऊपर कोई मिसबिहेवियर का चार्ज लगा हो या वो कैपेबल ना हो अपने काम में। ठीक है ना। तो इस केस में आप हटा सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन इसको पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर। देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है, आप इसको वर्ड से ही पहचान जाओगे। शक्ति विभाजन क्या होता है? शक्तियों को बांट देना। शक्ति मीन्स किस चीज़ की शक्ति? काम करने की शक्ति। तो भारत आपको पता ही है, जो भारत है उसमें संघवाद शासन है। यहाँ पे जितने समस्त कार्य हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दिए गए हैं। स्टेट गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके काम करती है। तो दोनों में ही क्या कर दिया है, शक्तियों को, पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है और दोनों ही अपने काम में अच्छे से निपुण हैं और अच्छे से, इससे क्या होता है, देश का शासन भी अच्छे से चल सकता है। अगर सारी पावर एक बंदे को दे दोगे तो कहीं ना कहीं वो क्या बन जाएगा, एरोगेंट, निरंकुश बन जाएगा। वो अपने लिए सोचेगा और जनता के हित का ध्यान में नहीं रखेगा। तो शक्ति का विभाजन होना यहाँ पे इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि कोई इंसान अपनी ना चलाए, ताकि वो जनता के हित के ध्यान में रख के काम करे। बाकी आप इसमें जितना लिख सकते हैं उतना आप लिख सकते आ जाएंगे पेपर में। वाई इज़ कॉमन रिलीजियन कंसीडर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल। देखो समान धर्म को राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण घटक क्यों माना? सिंपल सी बात है। राष्ट्रीयता का मीन्स क्या होता है? जब आप राष्ट्र के प्रति, मतलब जितना आपका प्रेम है सारा आपका राष्ट्र के प्रति होता है। आप अपने राष्ट्र के अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं है। राष्ट्र ही आपके लिए सब कुछ है। अब खुद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप अपने राष्ट्र को देखते हो तो समझ लो राष्ट्रीयता की भावना। अब एक बात बताओ, जहाँ पे डिफरेंट धर्म के लोग होंगे तो कहीं ना कहीं उनमें राष्ट्रीयता की भावना पनपेगी? नहीं पनपेगी, क्योंकि वो अपने अपने धर्म को लेके इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन एक राष्ट्र में अगर सेम सिमिलर मतलब रिलीजियस के लोग रहेंगे तो उनमें कोई ऐसा मतलब मन मुटाव होगा ही नहीं एक दूसरे के प्रति, तो उसमें ऑटोमेटिक राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा कूट के भरी जाएगी। ठीक है ना। तो समान धर्म को इसका एक महन घटक माना गया है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इतना मैंने जब आपको बताया आप समझ ही गए होंगे आपको वहाँ पे क्या लिखना है। बाकी आप एडिशनली कुछ लिखना चाहते हो, इस चीज़ को समझ के अपना दिमाग लगा के, वो और अच्छा है, वेल एंड गुड है आपके लिए और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। कुछ डिफरेंट लिख के आना वहाँ पे। ठीक है। बाकी मेरा मेन मोटिव है आपको क्वेश्चंस क्लियर करना, कॉन्सेप्ट बस क्लियर कर लो अपने। और इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियोस हैं मैंने चैप्टर वाइज भी फ्रेंड्स 3 घंटे में आपकी पूरी बुक कंप्लीट करी हुई है 2 वीडियो के अंदर। अगर आप 3 घंटे देते हो ना, आप ज़ीरो हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, मतलब ठीक है। काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको एक लगेगा कि हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, हमें समझ आ गया कॉन्सेप्ट। तो एनालाइज एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय बोथ इंडिया। देखो इंडिया पाकिस्तान का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियर मतलब उन्होंने टेस्ट किया था दोनों देशों ने, तो इंडिया ने किया फिर पाकिस्तान ने किया, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। तो इसमें कि पूछ रहा है कि इसके क्या प्रभाव पड़े। देखो कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट करता है अगर, तो दोनों के प्रभाव अच्छे तो होंगे नहीं। ठीक है। तो अगर एक देश ने करा, देखा दे कि उसके मतलब उसके अंदर भय मंडरा रहा है, उसको भय का खतरा है कि भारत मेरे पे ही ना छोड़ दे न्यूक्लियर अटैक, है ना, तो दोनों में जो रिश्ता है वो क्या होगा, खराब होगा, मनमुटाव होगा उन दोनों के बीच में। ठीक है। एक दूसरे को वो संदेह की दृष्टि से देखेंगे। मैंने वैसे एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको बर्बली बता रही हूँ, आप बाकी समझ पाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत इसमें आप अगर आप नेट में देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका है होमवर्क, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। एक बार ये आ चुका है, अभी अप्रैल में ही आया है, मे बी इस बार पूछे ना पूछे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ।
तो इस क्वेश्चन में बस यही है, यहाँ पे 2 कारण मतलब वो पूछे हैं आपसे। मेन चीज़ आपसे जो पूछी गई है वो इफेक्ट्स पूछे, प्रभाव। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से होना, एक दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना होना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करके आ जाना अगर आपको कुछ समझना है। तो आपने देखा होगा जो भारत है उसने पोखरण से करा था टेस्टिंग, ठीक है ना, पोखरण में जाके टेस्ट की थी और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन पता चल गया था। फिर पाकिस्तान में ने भी उसके जवाबी में परमाणु परीक्षण करे, ठीक है। लेकिन देखो परमाणु परीक्षण जब होते हैं तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ की जाती हैं जो मतलब हमारे लिए ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए इसके लिए इसको मतलब इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका क्या करता है, इसकी निंदा करता है, वो भी इस पर बल नहीं देगा कि आप परमाणु परीक्षण करो, ठीक है। तो आपको पता ही है संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले में सबसे ज़्यादा आगे है। और संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। अभी आप कल के जब आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जाओगे देखना आपको 1-2 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे, तो उस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे एक आध क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चाइना रिएक्ट टू इंडिया सजेशन फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट। देखो अभी तिब्बत का मामला हाल ही में अभी चल रहा था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो तिब्बत समस्या पर भारत द्वारा शांतिपूर्ण हल के सुझाव पर चीन की प्रतिक्रिया क्या थी। देखो आपने सुना होगा जो दलाई लामा था, जो तिब्बत में रहा, जो तिब्बत से रिलेटेड था, तिब्बत में रहा वो, तो तिब्बत में उसने काफ़ी अपना जीवन बिताया। लेकिन उसको क्या कहा, जब उसके जान का खतरा मंडराया तो वो वहाँ पे छोड़ के भाग के भारत आ गया और भारत ने क्या करा, उसको शरण दे दी और चीन को ये बात रास नहीं आई, ठीक है ना। तो देखो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस टाइम टू टाइम चाइना है, देखो अगर हम लगाएं जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तब से हमने चाइना को देखा है क्या करते हुए, क्लेम करता रहा है कि तिब्बत उस पर उसका कंट्रोल है। अगर बात कर ले इन 1950 तो चाइना ने क्या कर दिया, पूरा ही कंट्रोल ले लिया तिब्बत पे और लार्ज सेक्शन को, बड़े भाग को तिब्बत पॉपुलेशन के उसने अपोज टेक ओवर ले लिया अपने। लेकिन 58 में क्या हुआ, एक तिब्बत एन आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइना। तो तिब्बत की एक आर्म फोर्स गई, उसने चाइना पे अपने हक के लिए भाई लड़ने के लिए चढ़ गई चाइना के ऊपर। तो उस मामले में इंडिया ने सपोर्ट किया था तिब्बत को, जो बहुत ज़्यादा रास नहीं आया चाइना को। तो इवन इंडिया हैज़ ग्रांटेड, और इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो चीज़ की वो है दलाई लामा को अपनी शरण देना, तो जिससे जो चाइना है वो भी इंडिया का दुश्मन बन गया, कहीं ना कहीं मनमुटाव है, ठीक है ना। तो ये कुछ समस्याएं हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो सार्वभौमिक वयस्कता मैं कई बार समझा चुकी हूँ। ये क्या होता है फ्रेंड, जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको बिना किसी धर्म के, कास्ट के, लिंग के, आपको बिना किसी इन चीज़ों में भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। इसे ही हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्कताधिकार, ठीक है ना। और एक लोकतंत्र के निर्माण में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ कम्युनलाइज्म। देखो सांप्रदायिकता की किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। देखो सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिक का मीन्स होता है धर्म, ठीक है, अपने धर्म को सुपीरियर बनाना, उसके नाम पे युद्ध करना, लड़ाइयाँ करना, मनमुटाव रखना, उसे कहते हैं सांप्रदायिकता की भावना से ये बंदा पीड़ित है मेंटली, ठीक है ना। तो ऐसे भावना वाले लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आतंक को बढ़ावा देते हैं देश में, ठीक है, भय को लाते हैं देश में। तो अगर इसकी विशेषताएं लगाएं तो आपको पता ही है एक थ्रीट है किसके लिए, नेशनल इंटीग्रिटी, भारत की एकता के लिए एक ये धमकी है। एक कैटलाइज टू पॉलिटिकल एंड सोशल टेंशन क्रिएट करता है, इट लीड्स टू डिवीज़न, ये लोगों में मतलब भेदभाव डाल देता है, ठीक, कम्युनिटीज़ के नाम पे, ठीक है, जिससे एक दिन आगे चल के देश का ही बंटवारा हो जाएगा। इट इज़ अटैच टू द राइवलरी ऑफ वन रिलीजियंस बिलीव्स वैल्यू। देखो इसमें क्या होता है, ये अपने एक ही धर्म के रिलीजियंस में बिलीव करता है, उसी के वैल्यूज़ को ये समझता है, बाकी दूसरे के प्रति हमेशा प्रतिद्वंद्विता की भावना रखता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लेना। एक्टिव हॉस्टिलिटी और अपोजिशन टूवर्ड्स अदर रिलीजियस एंड बिलीफ ऑफ्टन लीड टू इशू इन सोसाइटी। तो दूसरे के धर्म जो होते हैं, मान्यता होती है, उनके प्रति हमेशा इसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स होती है, शत्रुता की भावना होती है, और हमेशा ये विरोध कर करके समाज में भी समस्याएं उत्पन्न करता रहता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब एनी 2 डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं आपको पता ही है, मौलिक अधिकार, और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार आपसे पूछा जाने वाला है, तो प्लीज़ इनको सेपरेटली भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं डिफरेंस है थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। और मौलिक अधिकार होते हैं जो संविधान में लिखित होते हैं, आपके मूल अधिकार होते हैं,
ठीक है। तो ये आपके विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और आपका पहले संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। ऐसे ये 6 पूरे मौलिक अधिकार हैं, इनको पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, एक ऐसे सिद्धांत होते हैं, एक ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं फ्रेंड्स जो राज्यों के लिए बनाए जाते हैं ताकि राज्यों में शासन को जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो यहाँ पे नागरिक का रोल नहीं आता है, राज्यों का रोल आ जाता है। लेकिन इसके लिए मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली है ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके इसको देख लीजिएगा। आज की डेट में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ के जाने हैं एग्जाम में। और मैं ये नहीं बोल रही कि इसी वीडियो से काम बन जाएगा, इससे पहले जो वीडियोज़ हैं प्लीज़ उनको भी देख के जरूर जाइएगा। एक्सप्लेन द लॉ मेकिंग फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब ये बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल के कानून निर्माण संबंधी कार्यों की बारे में आपको बताना है, व्याख्या करनी है। देखो लॉ मेकिंग एट स्टेट लेवल पे क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वही प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी होती है स्टेट लेवल पे। तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें कंसिस्ट होते हैं मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के, कहाँ से, स्टेट से, जो मिलते हैं क्या करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए लॉ को फॉर द पीपल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के फंक्शंस आपको बताने हैं, है ना। तो प्राइमरी फंक्शन तो इसका वही है, लॉ बनाना, कानून बनाना, जितने भी स्टेट लिस्ट है उसको दी गई है सब्जेक्ट उस पर काम करना। एडिशनली क्या होता है, फाइनेंस को कंट्रोल करना, ठीक है ना। साथ ही क्या करता है, क्या मतलब एग्जीक्यूटिव को चेक करते रहना, ये सब काम है। या पॉइंट टू पॉइंट है, बाकी आप इसको एक बार पढ़ेंगे, इतना कोई टफ ये नहीं है, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपको क्लियर ना है वहाँ समझ लीजिएगा, बाकी यही इसके काम है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हिंदी वाले बच्चे मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद तभी तक सत्ता में रहते हैं जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो, ठीक है ना। विधानसभा के सदस्य लोगों के विभिन्न मुद्दों और मांगों को उठाते, बस वही चीज़ जो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन की है। आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, जो चीज़ मुझे लगती है समझानी है वो मैं समझा रही हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच में 5 अंतर बताने हैं आपको। नेशन और नेशनलिटी क्या होती है, देखो बतानी जरूरत ही नहीं है, आप जिस नेशन में रहते हो अगर आप उसके नाम से अपना नाम जोड़ रहे हो तो वो आपकी नेशनलिटी है। जैसे आप इंडिया में रह रहे हो तो आप इंडियन कहलाते हो, अमेरिका में रह रहे हो अमेरिकन कहलाते हो। तो ये है, तो आपको कोई 5 अंतर बताने हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, वहाँ पर जाके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। देखो राज्य और समाज के बीच में 5 अंतर। अब जो बच्चे मेरे सोशियोलॉजी मेरे से पढ़ी थी उनको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, मैंने समाज के बारे में बहुत अच्छा बताया। और देखो व्यक्ति आता है, व्यक्ति से बनता है समाज, कई समाज मिलकर बनाते हैं एक राज्य और कई राज्य मिलकर बनाता है एक राष्ट्र, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्टेप बाय स्टेप है ये, ठीक है। तो अंतर तो बिल्कुल है। समाज में क्या है, समाज से राज्य बनता है, राज्य से समाज नहीं बन सकता। फर्स्ट अंतर तो आपको यहीं क्लियर हो गया, ठीक है। समाज में क्या होता है, समाज के कुछ नॉर्म्स होते हैं, मैंने बताया था ना कुछ कंडीशंस होती है, सोशियोलॉजी में आपको पढ़ाया था। उनके अकॉर्डिंग क्या करता है, जो व्यक्ति होता है अपने आप को ढालता है ताकि समाज के साथ एडजस्ट कर सके। लेकिन राज्य क्या होता है, राज्य के पास सत्ता आ जाती है, समाज में कोई सत्ता नहीं है। समाज में आपको ये नहीं बोला जा रहा कि अगर समाज में तू ये काम नहीं कर रहा तो हम तेरे साथ ऐसा कर देंगे या तुझे पनिश कर देंगे। यहाँ पे पनिशमेंट नाम की नहीं, मतलब व्यक्ति समाज में जो काम करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है ताकि समाज में उसे प्रतिष्ठा मिले, कोई इसका विरोध ना करे। लेकिन राज्य में ऐसा नहीं हो सकता, वो अपनी नहीं चला सकता, ठीक है। क्योंकि राज्य में गवर्नमेंट है, कानून है, अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो 1-2 अंतर मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी आई होप आप समझ गए होंगे आपको और क्या क्या यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। राज्य का जो एरिया है वो ज़्यादा है, समाज का एरिया थोड़ा कम है, ठीक है। राज्य में जो लोग रहेंगे उसकी जनसंख्या भी ज़्यादा होगी क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा होगा, समाज का इतना बड़ा दायरा नहीं होता है, ठीक है। समाज में कोई कानून नहीं होता लेकिन राज्य का कानून होता है, राज्य के कानून पालन नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा, समाज का नहीं करोगे तो आपका चलेगा, ठीक है। एक तरह से आपको समाज में बहिष्कार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी 5 एसेंशियल फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। देखो राजनीतिक दल क्या होते हैं आपको पता ही होगा। पॉलिटिकल पार्टीज क्या, एक ग्रुप है दैट ऑर्गेनाइज कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, राष्ट्र के लिए। पार्टीज़ का काम क्या होता है, सपोर्ट करना, अपनी आइडियोलॉजीज़ को आगे मतलब करना, हम ये हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एग्जांपल दे सकते हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। ये लोग क्या करते हैं, इनकी एक तो सबसे मेन चीज़ जो होती है, इनके जो ये शेयर करते हैं सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज़,
सबके विचार समान होते हैं, तभी तो पॉलिटिकल पार्टीज हमने ज्वाइन की। आप बीजेपी से कहीं ना कहीं सहमत हो तभी तो आपने बीजेपी ज्वाइन की है। तो इस तरह से इसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब इनकी विशेषताएं क्या हैं फ्रेंड्स? तो इनकी विशेषताएं हैं ये गेनिंग पावर। देखो हर कोई किस लिए लड़ रहा है? अपने पावर्स के लिए लड़ रहा है, इनको भी पावर चाहिए भाई। परस्यूइंग एन आइडियोलॉजी, उन्होंने बताया था सबकी एक सोच होती है, एक सिमिलर व्यूज़ होते हैं, उसको ये बनाए रखना चाहते हैं, उसी को ये सपोर्ट करते हैं। जनता को भी उसी के बारे में ही ये बताते हैं कि हमने ये किया वो किया, दूसरी पार्टीज़ का हमेशा विरोध करते हैं। ठीक है, कॉमन एजेंडा होता है इनका, हमने ये करना है, ये प्लान करना है, ये एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ना, और हमेशा ये अपने आप को जिताना चाहते हैं। हर पार्टी देखो यही चाहती है इस साल इलेक्शन और हम जीतें। तो टू सेटअप द गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट को कौन बनाता है, कौन चला रहा है? पॉलिटिकल पार्टी चला रही हैं। जैसे अभी बीजेपी चला रही है, कल को कांग्रेस चलाएगी, कभी आम आदमी पार्टी चलाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप पेपर में कर पाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कभी आपको भूलना नहीं है, ये पेपर में 1 नंबर में भी, आप 2 नंबर में पूछा सकता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी होती है वो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में कड़ी का काम करती है? बिल्कुल करती है। देखो लोगों की अब जनता जो होती है, जनता गवर्नमेंट तक अपनी बात कैसे पहुंचाएगी? इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। और पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट की बात जनता तक पहुंचाती है और जनता की बात गवर्नमेंट। तो एक तरह से एक फ्लाईओवर का काम करती है, एक सेतु का काम करती है दोनों के बीच में। ठीक है ना, मीडिएटर जिसे हम कहते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? बाकी आप इसे एक बार पढ़ लेना। देखो हिंदी में वही बोल रहा है, सत्ता हासिल करना चाहते हैं, एक ही विचारधारा होती है, एक ही समान एजेंडा होता है, सरकार स्थापित बनाने के लिए जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। कैसे करती है उन्हें बता दिया। देखो ये हमारी सरकार ने ये काम किया, ये नीतियां हैं, ये कर बता दिया। जनता की चिंता लेके गई, भाई जनता तो चाह रही है कि वहाँ पे पार्क बनना चाहिए, जनता चाह रही है बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम बनना चाहिए, तो सरकार ने आगे एक्शन लिया। जनता चाह रही है कि पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए, ठीक है ना, या महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए। तो ये सारी डिमांड हमारी एकदम, हम गवर्नमेंट तक नहीं जा सकते ना, तो हमें भी कोई बीच का चाहिए जो हमारी हेल्प करे, मीडिएटर चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट एनी 5 मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के 5 कार्य बताने हैं। शॉर्ट में बताया है, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लिख के आना है। मैं फिर तरह, अगर ये 5 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो डीप लिख के आना। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, पॉइंट्स में मैं आपको समझाती हूँ। देखो जितने भी काम होते हैं, चुनाव की घोषणा से लेके परिणामों की घोषणा तक का सारा काम कौन करता है? ईसी करता है, मतलब इलेक्शन कमीशन करता है। ये आचार संहिता को लागू करता है, कहीं ना कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करता है। अगर कोई उसे नहीं मानता है तो उसे दंड भी दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको बहुत सारे पॉइंट्स में डिवाइड करके इसका आंसर ले सकते हो। ठीक है, इसको बड़ा कर सकते हो। भाई क्या क्या होता है, भाई खुद सोचो ना, घोषणा से लेके परिणाम तक क्या क्या करता है। पर्चे छपवाना, नामांकन करना, है ना, नामांकन पत्र भरवाना, पार्टियों से चेकिंग करवाना, तो ये सब काम इसके अंदर आ जाते हैं। आप इनको पॉइंट टू पॉइंट करके वहाँ पे एक्सप्लेन करके आ सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देखना, जो मैंने चैप्टर वाइज बनाई है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, और हमें जल्दी सब कुछ कवर करना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, एनालाइज एनी 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, है ना। तो पर्यावरण के क्षरण के लिए उत्तरदायी आपको 4 कारक बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन किन से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण डिग्रेड हो रहा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स पर्यावरण क्षरण के आपके 5 आम जो कारण हैं वो ये हैं, जो मतलब कारक हैं वो है वनों की कटाई बहुत बड़ी मात्रा में। ये पॉइंट्स 1 बनाना है इसको। अब लिख दो वनों की कटाई में क्या क्या होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में वनों की कटाई हो रही है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वनों की कटाई करता जा रहा है, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि एनवायरनमेंट में अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाएगा तो आगे चल के उसी को प्रॉब्लम होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, समुद्र के स्तर में वृद्धि, निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जो भी ठीक नहीं है, जिससे बाढ़ का मतलब वो खतरा बना रहता है। बाढ़ क्या करती है, बाढ़ होगी तो इससे क्या होगा, सारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहा ले जाएगी, है ना। तो इससे भी एक प्रॉब्लम आपको आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगी। बाकी मरुस्थलीकरण, सूखा, भूमि क्षरण हो जाना, अंत में जल और वायु का क्षरण हो जाना, ये भी रीज़न है। अच्छा, इसमें 2-4 पॉइंट आप और लिख सकते हो। पॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो, पॉल्यूशन एक पॉइंट बना दिया। पॉल्यूशन की वजह से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का क्षरण हो ही रहा है। भाई पॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो हार्मफुल गैस है उनकी मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा लेवल कम हो रहा है। ठीक है, एक आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बता सकते हो। जो क्लाइमेट चेंज हो जाता है उसकी वजह से भी पर्यावरण को मतलब बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो ये 2-4 पॉइंट पर आपको क्या करना, 8 नंबर में क्वेश्चन आ गया ना, अगर आपका आप 6 पॉइंट बना दो मिनिमम, तो आपको कहीं नहीं गए 8 नंबर आपके पक्के। ज़्यादा बना सकते हो तो वेल एंड गुड है जी, आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप बना भी सकते हो।
ठीक है ना, तो भर आओ, बस यही सब चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, एनालाइज करना है 4 पॉइंट्स, तो विच मेक्स द इलेक्शन प्रोसीजर टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट। अच्छा जी, आप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आप कौन सी प्रक्रिया चुनते हो, जो कि अगर देखा जाए उनका मतलब बताना है आपको उस प्रक्रिया के बारे में, और ये भी समझाना है कि वो उसको समझना ना भारतीयों के लिए कितना जटिल बन गया है। देखो क्वेश्चन कितना मोल्ड करके देते हैं, पूछा कुछ नहीं है, यहाँ पूछा ये है कि राष्ट्रपति को चुनते कैसे हैं, ठीक है ना, बस आगे का डाल के बच्चों को कन्फ्यूज़ किया गया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है इनका, ठीक है, एक अपॉइंट की जाती है एक इलेक्टर ऑफ कॉलेज। तो इसमें क्या होता है, ये इनको चुनते हैं, और इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इंक्लूड, वो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभाओं के जो स्टेट्स की होती हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी के मेंबर्स में शामिल होते हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो इन्वॉल्व नहीं होते इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनमें आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के सदस्य, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, और जिसमें बोथ होते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, और फोर्थ है आपका नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये सारा फ्रेंड्स क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, जो घुमाया गया था वो भी मैंने आपको बता दिया है। बोलना वो यही चाह रहा था कि लोगों को समझ क्यों ना आता, यही समझ नहीं आता कि कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट करने में और कौन इन्वॉल्व नहीं होते राष्ट्रपति को चुनने में, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको रीड कर लेना हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालाइज द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल एज वेल एज मनी बिल। ये मैंने ना आपको चैप्टर वाइज जो समझाया है ना, वो मैं लिंक आपको दे दूंगी लास्ट में वीडियो के, आप प्लीज़ उसको देख के वो सारी वीडियोस पढ़ के चले जाइएगा। आप जीरो भी है ना तब आप 80% पेपर वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। तो फेडरलिज्म से होता है फ्रेंड्स संघवाद, मैंने पहले भी मैं बताया आपको इस बारे में, होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, सिस्टम्स होता है गवर्नमेंट का, उसमें पावर डिवाइडेड होती है सेंटर में और आपके स्टेट में, तो दोनों मिलके काम करते हैं, उसको कहते हैं आप फेडरलाइजेशन। अब इसके फीचर्स क्या है, क्योंकि मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, तो फीचर्स आपके वही हैं फ्रेंड्स। इसमें दोहरी सरकार राजनीति और ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिटी होती है, डिवीज़न हो जाता है पावर का स्टेट्स में, और बहुत वेरी स्टेबल वही है स्टेट और आपके सेंटर। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें, क्योंकि लिखित संविधान इसमें ज़रूर हो जाता है मेंशन करना, और कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत सुप्रीम होता है, उसको सर्वोच्च माना गया है इसके अंदर। और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कि बार बार एक्सप्लेन करना ना, मैं आपको वीडियो के एंड में सारे लिंक दे दूंगी जो आपको पढ़ के जानी है। आपने पूरे साल नहीं पढ़ाना, कम से कम 6-7 घंटे आज की डेट में तो पढ़ सकते हो ना। 80% पेपर ना करके आओ तो मुझे जो मर्जी बोल देना, ठीक है ना। आप बोलना मैम आपने झूठ बोला था, कमेंट करके कल आप ही लोग बताओगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया, अगर आपने सारी वीडियोस देख ली ना और समझ ली। एक बार देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाएगा। बस आपको बना के आना है, पेपर रट के कुछ नहीं जाना, ये याद रखना। उसमें आपको फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। देखो संबंध भारत अमेरिका का हो गया, भारत चीन का हो गया, ये तो आपको पढ़ के जरूर जाना है। इनमें से हर बार ना चेंज कर करके पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरक्षण की नीति आपको बतानी है, आपको कैसे मतलब न्याय संगत सिद्ध होती है। ये 4 तर्क आपको इसने यहाँ पे देने हैं फ्रेंड्स। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है कि समाज में जो कुछ लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेटेड हैं ऑलरेडी, जो ऑप्रेस्ड हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार देना, उनके फेवर में कुछ अधिकार देना। क्योंकि आयरन कट्स आयरन, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे डिस्क्रिमिनेशन ही डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है जड़ से। तो इस बारे में यहाँ पे बताया। तो आपको बताइए, आप कोई डिस्क्रिमिनेटेड पीपल है, उसको आप कैसे करोगे समाज में? SC ST हो गए, OBC हो गए, इसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन कैंडिडेट्स भी लगा लो, आप उनको आरक्षण दोगे। आरक्षण से क्या होगा, समाज में उनका स्तर ऊपर उठेगा, जिससे हम क्या करेंगे, उन्हें एक तरह से प्रोटेक्शन दे देंगे, संरक्षण दे देंगे। क्योंकि समाज में उनको अलग समझा जाता है, उनको पृथक समझा जाता है। क्योंकि अब उन्हें आरक्षण मिल गया, उनका लेवल अच्छा हो गया, तो उनको हमने एक तरह से सुरक्षा प्रदान कर दी। इसे ही कहते हैं संरक्षणात्मक पृथक्करण, रिजर्वेशन पॉलिसी। क्लियर है? बाकी एक बार इसको पढ़ के चले जाना आप। आई होप मेन चीज़ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड जिन बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट उनको किया जा रहा है समाज में, तो आरक्षण दे के हम क्या कर देते हैं, उसकी भरपाई कर देते हैं। तो काफ़ी हद तक उनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है आरक्षण के माध्यम से। क्लियर है यहाँ तक? बाकी आप पढ़ लेना इसे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, एक अच्छे शासन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भ्रष्टाचार रूपी बाधा से निपटने के लिए 8 सुझाव देने हैं। देखो, आप अच्छा शासन आपको चाहिए तो वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए ना, तो कैसे निपटोगे भ्रष्टाचार से? पॉइंट्स बता दो फटाफट।
फर्स्ट पॉइंट्स, गरीबी खत्म करो। भ्रष्टाचार जब भी बढ़ाओ, मतलब गरीबी होती है, इंसान गरीब इंसान क्या करेगा, भ्रष्ट बनेगा ही बनेगा। सेकंड, शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार से संबंधित बच्चों के अंदर ज्ञान पहले से डालना चाहिए, उसकी कमियां, उसकी हानियां बच्चों को पहले ही बता देनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में जाके भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें। बेरोजगारी ख़त्म करो, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बाकी आप और पॉइंट्स में बता सकते हैं। मैंने आपको एंड में मैं फिर बोल रही हूँ, मैं आपको वीडियोस डाल दूंगी, आपको लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ सारी वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बार बार इसमें मैंने बता रखा है अच्छे शासन के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से गुण होते हैं, ये सब उसमें यहाँ पे मैंने बता रखा है। वैश्वीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है क्या नहीं, नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव, इससे ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। बार बार एक्सप्लेन करना टाइम वेस्ट होगा, है ना, आपका भी बार बार एक ही चीज़ समझते रहोगे हर वीडियो में, तो आप उन वीडियो को भी जब देखोगे आपको क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किए हैं। नंबर 25 है, इसको एक बार जरा देख लो। डिस्क्राइब करने 4 मीडिएशन एक्टिविटीज़ जो यूनाइटेड नेशन की है, जहाँ पे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मीडिएटर के रूप में, जो सॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम टू स्टैब्लिश पीस, शांति को स्थापित करने के लिए राष्ट्र जो गतिविधियां करता है विवादों को सुलझाने में, समस्याओं को हल करने में, वो बताना है यहाँ पे आपको। तो मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा मंच है जहाँ पे हर राज्य, जिससे हर राष्ट्र जुड़ा हुआ है, तो उसका मेंबर्स है, और वो क्या करता है, राष्ट्रों के बीच में जो मतभेद हो जाते हैं उनको सेटल करता है, हर डिस्प्यूट को वो पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, इनमें सजेस्ट प्रिंसिपल, कुछ मतलब सिद्धांत बना देता है पार्टीज़ के, आ रहे उनको पीसफुली उनको हैंडल करना पड़ता है। कई प्रतिनिधियों को नियुक्त कर देता है कई बार, और कई बार इन्वेस्टिगेट के लिए कह देता है, तो जांच करो, है ना। इस तरह से मीडिएटर का काम करता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में, ताकि शांति बनी रहे, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेंड्स बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है सभी राष्ट्रों को अपने सीमा में रहने की, एक तरह से एक टीचर है, वो सबको सीमा में रहने के नसीहत देता है, सीमा में रहो, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो एक मंच पे उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में हेल्प करता है, कैसे सॉर्ट आउट किया जाए ताकि बात ज़्यादा ना बिगड़े, नहीं तो युद्ध की नौबत आ जाएगी और फिर से सभी देशों के सर पे खतरे के बादल मंडराने लग जाएंगे, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा कभी कुछ चाहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस ये कंप्लीट कर दिए। टॉप 25 क्वेश्चन मैं निकाल के लाई थी, और इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आइए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।